जातिगत जनगणना से समाज बटेगा, जातियों को बढ़ावा मिलेगा या सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को अधिकार मिलेंगे? क्या होगा जब जातिगत आंकड़े सामने आएंगे? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, केंद्र सरकार का अभी एक फैसला आया है कि भारत में जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी होगी और इसकी जातिगत जनगणना की लंबे समय से आवाज उठती चली आ रही थी। सभी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, इसको बड़े पैमाने पर उठा रही थी, लेकिन 10 साल कांग्रेस शासन में रही और उनके समय में 2011 में जनगणना हुई, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हुई। हालांकि राहुल गांधी जी ने इस बात से यह कह के पल्ला झाड़ा कि हमसे पूर्व में कुछ गलतियां हुई हैं। खैर, अब राहुल गांधी जी और विपक्ष के अन्य नेता इस बात को प्रमुख रूप से उठा रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट केवल राहुल गांधी जी को या अखिलेश यादव जी को दे दिया जाए तो यह तो सही नहीं है ना। क्योंकि सबसे पहले जो मांग उठाई कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये आवाज उठाने वाली बीएसपी थी और इसके संस्थापक मानवर कांसीराम साहब थे। और उन्होंने शुरुआत में ही बीएसपी बनी तभी से, या उससे पहले DS4 बनी तब, या उनकी जो बामसेप बनाई, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनको ये बात समझाई और उसमें तमाम पिछड़े लोगों को मानवर साहब ने इकट्ठा किया था। तो ये जो इतिहास है जातिगत जनगणना का, क्या ये जो मंडल कमीशन है या काका कालेलकर रिपोर्ट है, इसी से इसकी शुरुआत हुई थी? क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब हिंदू कोड में लेके आए थे तो इसमें पिछड़ों के लिए विशेष तौर पर प्रावधान था कि उनकी गणना होनी चाहिए, पिछड़े समाज की गणना होनी चाहिए, ये बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था। और जब इस बात को लेके उस समय एक कमेटी बनी जिसे कहते हैं काका कालेलकर रिपोर्ट, हालांकि उसमें भी या उससे पहले जो जातिगत जनगणना हुई 1931 में, और अगर हम इससे थोड़ा सा पहले और चलें तो भारत में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का जो विरोध किया था कांग्रेस ने, वो ये कह के किया था कि ये जो है इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, ये कह के साइमन कमीशन का विरोध किया और भारतीयों को अपने पक्ष में लिया। तो जो पिछड़े समाज के लोग थे उनको कैसे पक्ष में लिया? क्योंकि उसमें भारतीय के रूप में तो बाबा साहब थे उस समिति में, और बाबा साहब ने जो भारत की दशा और दिशा को अंग्रेजी सरकार के सामने अपने पत्रों के माध्यम से रखा था, उसी के आधार पर उसमें बाबा साहब को इसलिए रखा गया था कि भाई जो अंबेडकर जी हैं बड़ा पत्र लिख रहे हैं कि उनकी जो दलित पिछड़ों की स्थिति बहुत खराब है भारत में, इसका भी आपको आकलन करना है और देखना है कि कितनी है इनकी जनसंख्या। डॉक्टर अंबेडकर के जो समाज के लोग हैं, दलित पिछड़े लोगों की संख्या कितनी है, ये भी उनको आकलन करना था। तो कांग्रेस ने पिछड़े समाज के लोगों को ये कह के उस समय बरगलाया कि अंबेडकर तुमको अछूत बना देगा, और उस समय जातिवाद, छुआछूत चरम सीमा पर था। इवन डॉक्टर अंबेडकर को भी इसका बड़े पैमाने पे सामना करना पड़ रहा था। वो चाहे पुणे में जो बड़ौदा में बाबा साहब का नौकरी से संबंधित हो, या फिर कॉलेज में
प्रोफेसर सिडनम कॉलेज में जब प्रोफेसर बने थे, वहां भी दोनों जगह बाबा साहब को इसका सामना करना पड़ा। और वही नहीं, कोर्ट में भी एज ए वकील जब वो अपनी केसों की पैरवी करते थे, वहां भी बाबा साहब को इस छुआछूत का सामना करना पड़ा। जैसे जब वो प्रोफेसर थे कॉलेज में, तो उनको घड़े में से पानी नहीं पीने जाता था। बाबा साहब ने जब जबरदस्ती घड़े में से पानी पी लिया, तो वहाँ के जो ब्राह्मण प्रोफेसर थे बोले, आपने इस पानी को अछूत कर दिया है, ये पानी जो है अपवित्र हो गया है, अब हम इसे पी नहीं सकते। तो बाबा साहब ने कहा कि आपका एक मंत्र है, संस्कृत में श्लोक है, आप उसको बोल दोगे तो ये पवित्र हो जाएगा। उनको वो श्लोक नहीं पता था या मंत्र वो पता नहीं था, तो बाबा साहब ने स्वयं वो मंत्र बोला। जब बड़ौदा नरेश रियासत में जब वो नौकरी कर रहे थे, सेना सचिव की अधिकारी की नौकरी कर रहे थे, तो चपरासी उसको उठा लेता था कालीन को, और बाबा साहब के जाने के बाद बिछा देता था, फाइल को डंडे में जो है फंसा के देता था। तो ये जो सामना बाबा साहब ने उस समय किया, तो उन्होंने पत्र लिखे कि हमारे लोगों के साथ ये इस तरह का व्यवहार होता है। तो वहाँ जब साइमन कमीशन भारत में आया, तो कांग्रेस ने पिछड़े समाज के लोगों को इससे अलग रखा, और केवल यहाँ से जो सूचनाएं गई या जो गणनाएं हुई, जो आकलन हुआ, वो केवल और केवल एससी समाज का हुआ। तो बाबा साहब जब 1930, 31 और 32 में अपनी बात रखी, तो बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि मैं भारत की 85% जनता की बात रखने जा रहा हूं, जो जानवरों से भी बदतर जीवन जीती है। जब बाबा साहब ने अपनी बात पहले गोलमेज सम्मेलन 1930 में रखी, और जब ये प्रमुख रूप से बातें छपी, तो ये लोगों की समझ में आया कि वाकई में भारत में लोग दोहरी गुलामी में जी रहे हैं। तो सरकार ने जातिगत जनगणना करा डाली, और उसमें 52% जो है पिछड़ों की जो जनसंख्या है वो 52% निकल के आई। और उसी 52% को मानते हुए काका कालेलकर रिपोर्ट ने भी वही दी, और इसके बाद उसको दबा दिया गया। जब मोरारजी देसाई के समय में फिर जो है काका कालेलकर रिपोर्ट की बात आई, मान्यवर साहब ने और ताऊ देवीलाल जी ने उस समय ये बात उठाई, मुलायम सिंह यादव जी ने मिलके, तो मोरारजी देसाई ने कहा कि अब रिपोर्ट पुरानी हो चुकी है, अब नई रिपोर्ट तैयार होगी, और बीपी मंडल जी के अध्यक्षता में मंडल कमीशन जो है बना दिया गया, और मंडल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो मोरारजी देसाई ने उन्होंने अपनी सरकार खुद ही गिरवा दी कि उन्हें मंडल कमीशन लागू ना करना पड़े। खैर आगे बढ़े तो वो मंडल कमीशन प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी ने लागू किया, और वो लागू तब किया क्योंकि वो इसी बात पर चुनाव लड़े, लोगों ने उनका सहयोग दिया, चाहे वो मानवर कांशीराम साहब हो, चाहे वो आपके क्या नाम मुलायम सिंह यादव जी हों, लालू प्रसाद यादव हों, तो इन सभी लोगों ने उनका सहयोग किया, और वो चुनाव जीते, और उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। 52% जनसंख्या को 27% आरक्षण दिया गया, 52% नहीं दिया गया। और इस 1931 के बाद से आज तक कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है। अगर जातिगत जनगणना हो जाती तो ये पता चलता कि पिछड़ों की जो जनसंख्या है वो इस समय कितनी पहुंच चुकी है। जो पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा है वो एक नहीं है। अगर पिछड़ा एक हो जाता तो सत्ता पर उसकी नजर हो जाती। ये सोच के अभी तक के जितने भी सत्ताधारी रहे हैं उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई और उनके वोटों को अपने लिए यूज करते रहे, अपने लिए प्रयोग करते रहे। खैर, विपक्ष के भारी विरोध के बाद समय समय पर हर नेता द्वारा उठाई गई बात, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हों, राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, इन सब ने इस बात को बड़े पैमाने पर उठाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और उसमें इस एक ताबूत में कील ठोकने का काम किया जो बिहार में जातिगत जनगणना हो गई। तेजस्वी यादव जी
ने जो है इसकी पहल करते हुए और खुद उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जातिगत जनगणना अपने समय में करा डाली और उसके आंकड़े जारी कर दिए। आंकड़े जारी करने के बाद वो आंकड़े चौंकाने वाले थे। तो अब सभी लोग इस बात पर टिक गए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब तक जातिगत जनगणना इस वजह से रोकी जा रही थी कि इससे जाति को बढ़ावा मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आखिर कितना जातियों को बढ़ावा मिलेगा। जातियां तो आज हैं और जातियां सदियों से थी और आगे भी रहेंगी और जातिगत शोषण भी रहेगा। अगर जातिगत शोषण कम हो गया हो तो इस बात को भुला दें कि नहीं सर, जाति अब तो भारत में है ही नहीं, ना जातिगत शोषण होता है। लेकिन आए दिन दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं। लोगों की जातियों की सीढ़ी बनी हुई है और सीढ़ी भी इस तरह से बनी हुई है कि इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये जाति, इससे ऊपर ये जाति, इससे ऊपर ये जाति। तो हर नीचे जाति वाला शोषण झेलता है ऊपर जाति वाले का, और ये क्रम चला रहा है। तो जब ये लोग समझेंगे कि हमारी संख्या इतनी है जातियों की, तो जो एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, ऊपर जाति वाला नीचे जाति वाले का शोषण कर रहा है, तो उन्हें जब पता चलेगा कि पिछड़ों की जो संख्या है वो इतनी है और हम सब एक हैं, और एससी की संख्या इतनी है और हम सब एक हैं, तो जो ये 6,743 जातियों में बटा हुआ समाज और 1250 जातियों में बटा हुआ एससी समाज, पिछड़ा समाज 6,743 जाति में बटा हुआ है, 1250 एससी समाज बटा हुआ है। जब इनको अपनी शक्ति का एहसास होगा तो ये दलित पिछड़े एक हो जाएंगे और यहां से जो है बहुजन कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो फिर इसमें जो फाड़ होंगी एक सवर्ण और एक बहुजन। और अगर मैं जातियों के आधार पर लूं तो अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग, ये 3 कैटेगरी में पूरा भारत लामबंद हो जाएगा। जब ये लामबंद हो जाएगा इस जातीय जनगणना से, तो इनको ये पता चलेगा कि अब तक जैसे राहुल गांधी जी बात उठाते आते हैं कि भाई जो सचिवालय है उसमें कितने पिछड़े हैं, आपके न्यायालय हैं उसमें कितने पिछड़े हैं। तो जब ये बात उठ रही है कि हाँ तो पिछड़ों की संख्या नगण्य है, सचिवालयों में बता रहे हैं कि मात्र 3 संख्या है, मतलब जो 3% है, जो होने चाहिए 52%, 55% या 60%, वहां उनकी संख्या मात्र 3% है। तो जब ये बात ओपन होके आएगी कि इनकी संख्या इतनी है, इनको इतना मिलना चाहिए, तो जो आरक्षण का बैरियर है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लगा रखा है 50% का, वो आंकड़ा भी बढ़ेगा। हालांकि वो आंकड़ा तो टूट गया है क्योंकि अब भारत में आरक्षण 60% है, 10% आरक्षण सवर्णों को अलग से दिया जा रहा है। तो वो बैरियर तो हालांकि टूट चुका है, लेकिन ये बार बार पिछड़ों के लिए कहते हैं कि 50% का एक बैरियर लगा हुआ है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। तो जब ये जातिगत आंकड़े आएंगे और उनकी जनसंख्या 52%, जनसंख्या को 27%, अगर ये संख्या 52% की जगह 60% हो गई तो फिर उनको आरक्षण कितना मिलेगा, इस बात पर बहस होगी। तो ये जो बहुत से पत्रकार हैं जो ये कह रहे हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आएगा जातिगत जनगणना से, तो ये तो समय बताएगा कि क्या परिवर्तन आएगा। लेकिन जब भारत जातियों में बटा पड़ा है तो जनगणना भी जातिगत होनी ही चाहिए, और जातिगत भी होगी, धार्मिक भी होगी, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म में हैं लेकिन उनके सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहे हैं। तो ये भी पता चलेगा कितने बौद्ध धर्म में लोग बने हुए हैं। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी जो है निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है और हम केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हम आदरणीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी विपक्ष के नेताओं ने भी इसका स्वागत किया है। लेकिन क्या
इस समय जो फैसला आया है ये जातीय जनगणना का, क्या किसी मुद्दे को दबाने के लिए आया है? ये भी सोचने वाली बात है कि ये कहीं किसी मुद्दे को दबाने के लिए तो नहीं आया है। अगर ऐसा है तो मेरा मानना है, खैर फैसला जैसे भी आया हो, किसी भी रूप में आया हो, आ गया है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए और जातिगत जनगणना निष्पक्ष तरीके से हो। अब विपक्ष को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, विपक्ष आपस में जो लड़ रहा है, विपक्ष को आपस में लड़ना नहीं है, विपक्ष को अब इस बात पर ध्यान देना है कि जातिगत जनगणना निष्पक्ष तरीके से हो और इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा या कुछ और मुझे सुधार करना हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा पहुंचे लोगों तक, और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत साथियों।